डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 2. उन्होंने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। 3. उन्होंने फॉरवर्ड नामक अखबार शुरू किया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था निजता का अधिकार। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब पिछले 14 दिनों में उन लोगों में नए मामले नहीं देखे जाते हैं जिन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो, तब महामारी के इस चरण को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। 2. WHO के मुताबिक जब से कोविड-19 महामारी शुरू हुई है, भारत ने खुद को कभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाला देश नहीं माना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हर 5 साल में एक बार हाथियों की गणना की जाती है। 2. प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्र प्रायोजित योजना है। 3. भारत में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या असम में है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी ACC विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 2. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के अंतर्गत एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल को शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2018 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नाम बदलकर बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। 2. राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार लोगों एवं संस्थान दोनों को दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा भंडारी समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य में रहता है? इसका सही जवाब था महाराष्ट्र और गोवा। अगला प्रश्न था, ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस विधेयक में ई सेफ्टी कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है कि वह सोशल मीडिया वेबसाइटों को कंटेंट हटाने का आदेश दे सकते हैं। 2. धमकाने एवं डराने वाले कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने की बात कही गई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रसिद्ध कांस्य नटराज प्रतिमा का संबंध चोल युग से है। 2. आर नागस्वम ने चोल युग की कांस्य नटराज प्रतिमा को तमिलनाडु वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, फार्मोसा जल संधि यानी फार्मोसा स्ट्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका नाम फार्मोसा 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविकों द्वारा रखा गया था। 2. पेस्काडोरेस द्वीप समूह इसी जल संधि में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय, पंचायत में आरक्षण, जिला न्यायालय या फिर राज्य विश्वविद्यालयों में आरक्षण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायत में आरक्षण। अनुच्छेद 243D में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए के संविधान में भाग 9 जोड़ा गया।
एवं देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसमें कुछ अनिवार्य एवं कुछ स्वैच्छिक प्रावधान किए गए थे। अनिवार्य प्रावधानों में पंचायत के 3 स्तरों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण आदि शामिल है। पंचायत से संबंधित मुख्य समितियां बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति एवं LM सिंघवी समिति है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायत में आरक्षण। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे? 1. देशी रियासतें विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। 2. आंदोलन को एक प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल पाया। 3. बंगाल के धनी व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति भवन के सामने 1857 के विद्रोह के शहीदों के लिए एक स्मारक बनाने का अनुरोध किया है। 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यह विद्रोह अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था। बड़ी देशी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर एवं यहाँ तक कि राजपूताना जैसी छोटी रियासतें भी विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। इसलिए कथन 1 सही है। इस विद्रोह को कोई प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल पाया। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर नेता थे, लेकिन वे आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व नहीं दे सके। अतः कथन 2 सही है। सीमित संसाधन, विद्रोहियों के पास धन, हथियार एवं लोगों की कमी थी, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजों के पास पर्याप्त धन, हथियार एवं सैनिक थे। अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग, धनी व्यापारियों और बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल यानी GCTC द्वारा किया गया। 2. ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक शाखा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल यानी GCTC द्वारा किया गया। इसलिए कथन 1 सही है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक काउंसिल है। इसलिए कथन 2 गलत है। इसका मकसद दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, TSR सुब्रमण्यम समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आतंकवाद, भारतीय पर्यावरण सेवा, ड्रोन तकनीक या फिर मैरिटल रेप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय पर्यावरण सेवा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अखिल भारतीय स्तर पर एक भारतीय पर्यावरण सेवा यानी IES की स्थापना करने को कहा। आपको बता दें कि 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा भारतीय पर्यावरण सेवा यानी IES के निर्माण की सिफारिश की गई थी। इसलिए विकल्प बी सही है। इस समिति की स्थापना देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के लिए की गई थी। इस समिति ने कहा था कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों या संस्थाओं के बीच कोई प्रभावी समन्वय नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय पर्यावरण सेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की अवधारणा की जड़ औपनिवेशिक है। 2. व्यक्तिगत एवं आपराधिक दोनों कानून में दाम्पत्य अधिकारों को मान्यता दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। शादी के बाद दंपत्ति को मिलने वाले अधिकारों को दाम्पत्य या वैवाहिक अधिकार कहते हैं। व्यक्तिगत एवं आपराधिक दोनों कानून में दाम्पत्य अधिकारों को मान्यता दी गई है। जैसे व्यक्तिगत कानूनों में विवाह, तलाक आदि से डील करते समय एवं आपराधिक कानूनों में पति या पत्नी को भरण पोषण और गुजारा भत्ता के लिए भुगतान से डील करते समय। इसलिए कथन 2 सही है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 एवं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत पति या पत्नी स्थानीय जिला न्यायालय जा सकते हैं एवं शिकायत कर सकते हैं कि दूसरा पार्टनर बिना उचित कारण बताए शादी तोड़ रहा है। वैवाहिक अधिकार की उत्पत्ति यहूदियों के कानून से होती है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत तक पहुंचा, अतः कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2. राज्यों की झांकियों का चयन रोटेशनल बेसिस पर होता है ताकि सभी राज्यों को अपनी झांकी दिखाने का मौका मिल सके। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए 12 राज्यों और 9 मंत्रालयों या सरकारी विभागों की झांकियों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की झांकियों का चयन नहीं किया गया। इसके बाद इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। गृह मंत्रालय एक एक्सपर्ट समिति बनाती है जिसमें कला, पेंटिंग, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल होते हैं, जो राज्यों द्वारा भेजी गई झांकियों के प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। राज्यों की झांकियों का चयन रोटेशनल बेसिस पर होता है ताकि सभी राज्यों को अपनी झांकी दिखाने का मौका मिल सके, इसलिए कथन 2 सही है। आपको बता दें कि झांकियों पर उस राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को छोड़कर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम झांकी पर कहाँ लिखा जाना चाहिए, इसे लेकर भी एक पैटर्न है। झांकी के सामने हिंदी में, पीछे अंग्रेजी में और झांकी के किनारों पर क्षेत्रीय भाषा में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। 2. मनरेगा के कार्यों का सोशल ऑडिट अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर मनरेगा कार्यों के सोशल ऑडिट में हुई अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। मनरेगा के कार्यों का सोशल ऑडिट अनिवार्य है, इससे जवाबदेही और पारदर्शिता आती है, इसलिए कथन 2 सही है। आपको बता दें कि इसमें बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार भी दिया गया है। आवेदन जमा करने या काम मांगने की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, बुर्किना फासो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फ्रांस का उपनिवेश था। 2. यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। 3. इसकी राजधानी ओगाडोगो है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। सेना ने राष्ट्रपति रोज काबोरे को सत्ता से हटा दिया है। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर,
दक्षिण पूर्व में बेनिन, दक्षिण में टोगो और घाना एवं दक्षिण पश्चिम में आइवरी कोस्ट से लगती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ओगाडोगो है, इसलिए कथन 3 सही है। यह फ्रांस का उपनिवेश था। 1960 में इसे आजादी मिली, इसलिए कथन 1 सही है। बुर्किना फासो का अर्थ है ईमानदार पुरुषों की भूमि। क्रांतिकारी सैन्य अधिकारी थॉमस शंकरा द्वारा यह नाम चुना गया था। उन्होंने 1983 में सत्ता संभाली थी। 1987 में उन्हें मार दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, पोस्ट पैंडेमिक हेरिटेज टूरिज्म, लिविंग विद टूरिज्म एंड पैंडेमिक, या फिर वैक्सीनेशन एंड कम्युनिटी टूरिज्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। देश की विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में पर्यटन मंत्रालय इस दिवस को मना रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और इजराइल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2. दोनों देशों द्वारा जारी किए गए स्मरणीय लोगो यानी कोमेमोरेटिव लोगो में स्टार ऑफ डेविड और अशोक चक्र को दिखाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारत और इजराइल राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। इस उपलक्ष्य में दोनों देशों ने स्मरणीय लोगो यानी कोमेमोरेटिव लोगो जारी किया है। लोगो में स्टार ऑफ डेविड एवं अशोक चक्र तथा द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को दर्शाते हुए अंक 30 बना हुआ है, इसलिए कथन 2 सही है। अशोक चक्र एवं स्टार ऑफ डेविड क्रमशः भारत एवं इजराइल के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। 2. इस साल की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिक युवा मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी 2011 को पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इस साल की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। स्टार प्रचारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्टार प्रचारक द्वारा चुनाव प्रचार पर होने वाला खर्च संबंधित राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है, ना कि किसी एक उम्मीदवार द्वारा। 2. जब प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हो तो सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार वहन करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।